Hello students, welcome to the class. Here we will discuss one more question from design of shaft. तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है ए पेयर ऑफ व्हील्स ऑफ ए रेलवे वैगन कैरीज ए लोड ऑफ 50 किलोन्यूटन ऑन ईच एक्सल बॉक्स। तो एक्सल क्या होता है? एक्सल किसी ऑटोमोबाइल का, किसी व्हीकल का या ट्रेन का वो कंपोनेंट होता है जो कि व्हील्स को अपने पोजीशन पे होल्ड करके रखता है। आप लोगों ने देखा होगा एक बीम जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके दोनों एंड पे व्हील्स लगे होते हैं, यानी कि व्हील्स के सेंटर में ये बीम लगी होती है, तो इसी बीम को हम एक्सल बोलते हैं। तो ऐसे ही कोई रेलवे का एक्सल है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए पेयर ऑफ व्हील्स, तो इस बेसिस पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ किया हो, बट यू हैव टू ड्रॉ द फिगर फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। आप अगर ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अ पेयर ऑफ व्हील्स, तो मैंने दो व्हील्स ड्रॉ कर लिए पॉइंट सी और डी पर। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सल पे 50 किलोमीटर का लोड दोनों साइड लग रहा है। तो यहाँ पर जो ए बी है, ये बीम यही है एक्सल। तो ए पे और बी पे यानी कि दोनों साइड में 50 किलोमीटर का लोड लग रहा है। गेज ऑफ रेल इज ऑफ 1.4 मीटर। गेज क्या होता है? गैप बिटवीन द ट्रैक, या जो ट्रैक की विड्थ होती है वो होती है गेज, यानी कि व्हील्स के बीच की जो डिस्टेंस है, व्हील्स के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1.4 मीटर। और हर एक व्हील से 100 मिलीमीटर दूर एक्सल बॉक्स पर 50 किलोमीटर का लोड लग रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जिस मटेरियल का ये एक्सल बना हुआ है उस पर अप्लाई होने वाला स्ट्रेस 100 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमको डिजाइन ये करना है कि इस एक्सल का डायमीटर कितना होगा, यानी कि डिजाइन ऑफ शाफ्ट। तो फिगर से हम इजीली समझ सकते हैं कि ये एक बेंडिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि ये लोड इस एक्सल को बेंड करेगा। तो बेंडिंग का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए कि अगर मान लीजिए कि ट्विस्टिंग का क्वेश्चन है जिसमें शाफ्ट पे टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो उसका तो एक सिंपल सा फार्मूला है, टॉर्क टी इक्वल टू π/16 टाउ डी क्यूब। यहाँ से हम इजीली टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बेंडिंग वाले क्वेश्चंस में आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ा होगा, हर एक पॉइंट पे हम कैलकुलेट करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। जैसे इसी फिगर में पॉइंट ए पर कुछ बेंडिंग मोमेंट होगा, सी पे कुछ होगा, डी पे कुछ होगा, बी पे कुछ होगा, यानी कि बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पॉइंट टू पॉइंट वेरी करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की लोडिंग हुई है, क्या डायरेक्शन है लोड का। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम हर एक पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट m कैलकुलेट करें और ये देखें कि किस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है। फिलहाल मशीन डिजाइन में हमें डायरेक्शन से बहुत मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि किस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है और उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। तो अगर हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए इस बीम को, इस एक्सल को डिजाइन कर ले गए, तो उससे कम बेंडिंग मोमेंट जहाँ भी लग रहा है उस बेंडिंग मोमेंट की वजह से ये कंपोनेंट फेल नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं।
पॉइंट सी और डी व्हील्स को शो कर रहा है। ये जो लोड एक्ट कर रहा है 50 किलो न्यूटन का, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो पॉइंट सी पर रिएक्शन आर सी और पॉइंट डी पर रिएक्शन आर डी अपवर्ड एक्ट करेगा। तो इक्वेटिंग फोर्स टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। तो आर सी प्लस आर डी क्या है? अपवर्ड फोर्स, ये इक्वल होगा डाउनवर्ड फोर्स यानी कि 50 किलो न्यूटन 2 बार, तो 50,000 प्लस 50,000। अब चूंकि आरसी और आरडी सेम पोजीशन पे हैं और लोड भी सिमेट्रिकली एक्ट कर रहा है, इसलिए आरसी और आरडी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा? 50,000 न्यूटन। हमको कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ इसमें साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन का तरीका ये होता है, जैसे कोई बीम है, उस पर हम कोई सेक्शन लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि अगर सेक्शन के लेफ़्ट साइड में यानी कि इस तरफ जो लोड एक्ट कर रहा है, अगर उसकी टेंडेंसी इस बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करने की है, तब वो बेंडिंग मोमेंट हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर सेक्शन के लेफ़्ट साइड लोड इस तरह एक्ट कर रहा है कि वो बीम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो उस मोमेंट को हम निगेटिव लेते हैं। सिमिलरली, अगर सेक्शन के राइट हैंड साइड पे जो लोड एक्ट कर रहा है, अगर वो इस बीम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो उस मोमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं। और अगर सेक्शन के राइट हैंड साइड पे लोड इस तरह एक्ट कर रहा हो कि वो बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो उस मोमेंट को हम लोग निगेटिव एज्यूम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से एक डायग्राम बनाया हम लोगों ने। पॉइंट ए और बी पर 50 किलो न्यूटन का लोड रिप्रेजेंट किया गया है। पॉइंट सी पर रिएक्शन आर सी, पॉइंट डी पर रिएक्शन आर डी। अब हमको कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहले हम पहला सेक्शन लेते हैं एट 1 1। तो हम जहाँ भी सेक्शन लेंगे किसी एक पॉइंट से, यानी कि पॉइंट ए से उस सेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी x। तो हमको कैलकुलेट करना है कि सेक्शन 1 1 पर कितना मोमेंट होगा। तो मोमेंट एट 1 1, मोमेंट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। तो फोर्स तो ये एक्ट कर रहा है 50,000, हमने लिख दिया 50,000 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है? x मल्टीप्लाइड बाई x। अब हमको साइन भी देखना है। तो इस सेक्शन A11 के अबाउट ये जो लोड लग रहा है, इसकी टेंडेंसी है कि बीम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। इसका मतलब कि यहाँ पर जो साइन होगा वो निगेटिव होगा बेंडिंग मोमेंट का। तो पॉइंट 1 1 पर ये बेंडिंग मोमेंट आया। अब अगर हमको चाहिए कि हम पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करें, तो हम क्या करेंगे? सिंपली जो x था, x की वैल्यू को हम 0 पुट कर देंगे। तो वो सेक्शन 1 1 कहाँ चला आएगा? एट द पॉइंट A। तो जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे मोमेंट आएगा 0, यानी कि पॉइंट A पर बेंडिंग मोमेंट है 0। फिर अगले स्टेप में हम पॉइंट C और पॉइंट D के बीच में एक सेक्शन लेते हैं और उसको नाम देंगे सेक्शन 2 2। तो हम लोग ये देखना है कि पॉइंट सेक्शन 2 2 के लेफ्ट साइड अब कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो मोमेंट एट सेक्शन 2 2, सबसे पहले तो यही लोड एक्ट कर रहा है जो कि 50 किलो न्यूटन का है।
और अब पॉइंट ए से सेक्शन 2 तक की डिस्टेंस हो जाएगी x। तो यहाँ से मोमेंट आएगा 50,000 इंटू एक्स। लेकिन अब भी इस बीम की टेंडेंसी ऐसी होगी कि इस लोड की टेंडेंसी अब भी ऐसी होगी कि ये बीम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा सेक्शन से लेफ्ट साइड में। इसलिए फिर से हम इसके साइन को निगेटिव लेंगे। इसमें जो दूसरा लोड एक्ट कर रहा है वो है RC, जिसका मैग्नीट्यूड 50 किलो न्यूटन है। लेकिन ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है 100। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x माइनस 100। तो RC की वजह से जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 100। लेकिन RC जो लोड है इसकी टेंडेंसी होगी कि ये बीम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड करे, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिया गया है। अब हमको कैलकुलेट करना है मोमेंट एट द पॉइंट C। तो पॉइंट C का मतलब क्या है? अगर हम x की वैल्यू, ये टोटल x था, अगर हम x की वैल्यू 100 रख दें तो हमको मिल जाएगा पॉइंट C। तो x की जगह 100 पुट करिए तो यहाँ से जो मोमेंट मिलेगा हमको मिलेगा -500,000 न्यूटन मिलीमीटर। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट एट पॉइंट D। इसका भी मैग्नीट्यूड वही आएगा लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट एट द पॉइंट B। तो जो मोमेंट 3 के लिए इक्वेशन बना हुआ है, इसी इक्वेशन को यूज करके पॉइंट D पर और पॉइंट B पर दोनों पर मोमेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी कि कुल मिला जुला के पर्पज ये है कि हमको हर एक पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन के बाद ये पता चला कि जो मैक्सिमम मोमेंट है वो C और D पे एक्ट हो रहा है। तो अब बस हमें उसी मोमेंट को लेकर डिज़ाइन करना है। फिर मोमेंट का फार्मूला क्या है? π/32 सिग्मा B d क्यूब फॉर ए सॉलिड शेफ्ट। यहाँ से d क्यूब का फार्मूला हमको मिलेगा 32m डिवाइडेड बाई पाई सिग्मा B। सिग्मा B क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि उस लिमिट से ज़्यादा एग्जीड नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमको डायमीटर मिल जाएगा 79.8 मिलीमीटर। लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो होती है 80 मिलीमीटर की। तो फाइनली जो हम एक डायमीटर अडॉप्ट करेंगे वो होगा 80 मिलीमीटर का। जैसा कि हम लोग स्टैंडर्ड साइज से इसको मैच भी कर सकते हैं। 70 मिलीमीटर के बाद अगला स्टेप है 80 मिलीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द शेफ्ट विल बी 80 मिलीमीटर।